मैं डॉक्टर वैशाली देवपुरा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, उदयपुर। आज बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन विषय पर बात करने जा रही हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आपने सुना होगा संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम। यह एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए कार्य करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण के यदि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ का विचार 1942 में एटलांटिक चार्टर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण के लिए तेहरान में सम्मेलन आयोजित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का प्रयोग पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने किया था। 1945 के याल्टा सम्मेलन में रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल ने हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन में सुरक्षा परिषद, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसमें 5 स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार दिया गया था, जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, जो कि जून 1945 में हुआ था, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का निर्माण हुआ। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर स्वीकार कर लिया गया। इसीलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 फरवरी 1946 को लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का पहला अधिवेशन हुआ था। राज्यों के मध्य विवादों के समाधान और राष्ट्रों में आपसी सहयोग और सामंजस्य को बढ़ाने की दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ऐसे समय हुई जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने भीषणतम रूप में सारे विश्व को आतंकित कर रहा था। इस समय ऐसे संगठन की बहुत ही आवश्यकता थी जिससे कि विश्व शांति की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। 1945 में संयुक्त राष्ट्र का निर्माण हुआ और इसके जो सदस्यों की संख्या थी, जो संस्थापक सदस्य थे, वो 51 थे और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, विभिन्न राष्ट्रों में सहयोग की भावना को बढ़ाने के लिए कार्य करता है, जिससे कि सभी जो देश हैं उसमें रहने वाले जो लोग हैं वे एक गरिमापूर्ण, सुखी और स्वतंत्र जीवन का यापन कर सकें। डम्बार्टन ऑक्स प्रस्ताव में ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी जिसमें पुराने राष्ट्र संघ के बहुत से तत्व पाए जाते थे, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे विचारों का भी समावेश करना जरूरी था जिससे कि जो लीग ऑफ नेशंस था उसमें जो कमियां रह गई थी उनको दूर किया जा सके। इसलिए आर्थिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ाने की भी बात की गई और इन प्रस्तावों में महासभा और सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली पर तो सहमति हो गई, लेकिन फिर भी कुछ और ऐसे मुद्दे शामिल थे जिन पर कुछ मतभेद थे। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में नया अधिकार पत्र स्वीकार हुआ और इसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कहा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ
के उद्देश्यों की यदि बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों का चार्टर के अनुच्छेद 1 में उल्लेख है। 4 प्रमुख उद्देश्य हैं: अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना तथा उस उद्देश्य के लिए प्रभावी सामूहिक सुरक्षा उपाय करना, जिससे कि शांति के लिए खतरों से बचा जा सके और उन्हें दूर किया जा सके। सभी राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना, इन सामान्य उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए एक समीकरण केंद्र का कार्य करना। संघ ने इन उद्देश्यों से जुड़े हुए 2 और लक्ष्य भी निर्धारित किए: निशस्त्रीकरण और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का विकास करना, उसकी स्थापना करना। मूल रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, राष्ट्रों में आत्मनिर्णय और उपनिवेशवाद विघटन की प्रक्रिया, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय क्षेत्रों में विकास से संबंधित था। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 2 में इसके मौलिक सिद्धांतों का उल्लेख है। इसका प्रधान आधार छोटे बड़े सब देशों की समानता और सर्वोच्च सत्ता का सिद्धांत है। सब सदस्यों से यह आशा रखी जाती है कि वे चार्टर द्वारा उन पर लागू होने वाले दायित्वों का पालन पूरी ईमानदारी से करेंगे। सभी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। सभी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करेंगे। वे किसी देश की स्वतंत्रता का हनन करने की या आक्रमण करने की ना तो धमकी देंगे और न ही ऐसा कोई कार्य करेंगे। कोई भी देश चार्टर के प्रतिकूल काम करने वाले देश की सहायता नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ इसका सदस्य न बनने वाले राज्यों से भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने वाले सिद्धांत का पालन कराएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ किसी देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के बेसिक प्रिंसिपल्स थे जिनके आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र में संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक भाषाओं को बताया गया है। चाइनीज, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश संयुक्त राष्ट्र के उदय के साथ से ही प्रचलन में है और छठी आधिकारिक भाषा के रूप में अरबी भाषा को जोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संरचना है उसकी यदि हम व्याख्या करें तो 6 अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के: महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, चौथा अंग हम कहेंगे सचिवालय जिसे, फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और ट्रस्टी काउंसिल जिसे कि न्यास परिषद कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के ये 6 अंग हैं और सभी की अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसकी एजेंसीज हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसका मुख्यालय जेनेवा में है, संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को जिसका मुख्यालय पेरिस में है, कृषि एवं खाद्य संगठन रोम में मुख्यालय है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसीज है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अपने कार्यक्रम भी हैं
जैसे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरणीय कार्यक्रम, विभिन्न कार्यक्रम भी विश्व के हितों को मद्देनजर रखते हुए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलाए जाते हैं। यूनिसेफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व बैंक, ये कोष हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो प्रकृति है वह एक ऐसा सबसे बड़ा मंच है जो राष्ट्र राज्यों की सहायता पर निर्भर है। यह विश्व सरकार नहीं है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय शांति के प्रयासों को सदा ही मद्देनजर रखता है और ऐसे प्रयास करता है कि विश्व में शांति बनी रहे, और यदि राज्यों में विवाद उत्पन्न होता है तो उनका समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का जो तीसरा अध्याय है उसके अनुच्छेद 7 में संयुक्त राष्ट्र संघ के अवयव के रूप में विभिन्न अंगों का उल्लेख है। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों में से सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अंग है। यह एक लोकतांत्रिक संस्था है जिसमें सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है। प्रत्येक राष्ट्र को एक मत देने का अधिकार है और प्रत्येक राष्ट्र को अधिकतम 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। महासभा में कई प्रकार की समितियां हैं जिनके माध्यम से यह संस्था कार्य करती है, जैसे कि राजनीतिक समिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समिति, वित्तीय और प्रशासनिक समिति, निशस्त्रीकरण की समिति। महासभा की बैठक प्रतिवर्ष सितंबर माह में होती है। इसी बैठक में विभिन्न अध्यक्ष और कई उपाध्यक्षों का निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 18 कहता है कि महासभा में प्रत्येक सदस्य को एक मत प्राप्त होगा। 5 से अधिक प्रतिनिधि नहीं होंगे, लेकिन सभी देशों को एक मत अवश्य ही प्राप्त होगा। महासभा बहुत ही विस्तृत अंग है और विश्व लोकमत का प्रतीक बन गया है। महासभा के जो कार्य हैं, अनुच्छेद 10 से 17 के बीच इसकी शक्तियों का वर्णन है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य अपना निर्धारित अंशदान न चुकाए उसे महासभा से मतदान के लिए वंचित किया जा सकता है, ऐसा अनुच्छेद 19 में बताया गया है। महासभा के महत्वपूर्ण निर्णय उस समय उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से लिया जाएगा, जिसमें जो विषय शामिल होंगे वे हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की सिफारिश, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन, सामाजिक और आर्थिक परिषद के सदस्यों का निर्वाचन, संयुक्त राष्ट्र संघ में नए सदस्यों का प्रवेश, सदस्यों का निष्कासन। महासभा केवल परामर्शदात्री प्रस्ताव ही प्रस्तुत करती है। महासभा के द्वारा विश्व के विभिन्न राज्यों के लिए सलाहकारी प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, इसलिए महासभा के द्वारा दुनिया के राज्यों के लिए विधि का निर्माण नहीं किया जाता। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पारित करना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन सामान्य बहुमत से होगा। शांति के लिए एकता प्रस्ताव के अंतर्गत महासभा ने पहली बार विश्व में शांति स्थापना के लिए प्रयास किया, क्योंकि सुरक्षा परिषद में स्थायी शक्तियों के वीटो के कारण शांति स्थापना में समस्या उत्पन्न हो रही थी। 1950 में कोरिया संकट के दौरान महासभा ने शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया था। महासभा की कई समितियां हैं, आर्थिक एवं वित्तीय, निशस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा,
सामाजिक, मानवीय एवं सांस्कृतिक समिति, राजनीतिक एवं औपनिवेशिक स्वतंत्रता, प्रशासनिक एवं आय व्यय संबंधी और कानूनी समिति, जो विभिन्न मुद्दों पर व्यापक रूप से कार्य करती है। महासभा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसे आधुनिक विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण भी कहते हैं। समय के साथ महासभा के महत्व में, प्रभाव में और शक्ति में विस्तार हुआ है। राज्यों के आपसी विवादों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका महासभा द्वारा निभाई गई है। यह विश्व लोकमत का प्रतीक है क्योंकि सभी देशों को इसमें प्रतिनिधित्व प्राप्त है। आपातकालीन सेना की नियुक्ति के कारण महासभा की शक्ति में, प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। महासभा को निरीक्षणात्मक अधिकार भी प्राप्त हैं, जो कि इसे विशेष स्थिति प्रदान करते हैं। महासभा का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद का मूल कार्य विश्व में शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। हथियारों की दौड़ को रोकना, आक्रमणकर्ता राज्य के विरुद्ध सैन्य कार्यवाही करना, आक्रमण को रोकने या बंद करने के लिए राज्यों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव राज्यों पर बाध्यकारी हैं। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य हैं, जिनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी हैं। 1963 में चार्टर का संशोधन किया गया था और अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई थी। अस्थायी सदस्य विश्व के विभिन्न भागों से लिए जाते हैं। चार्टर के अनुच्छेद 27 में मतदान का प्रावधान है। सुरक्षा परिषद में दोहरे वीटो का प्रावधान है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य पहले वीटो के द्वारा किसी मुद्दे को साधारण मामलों से अलग करने के लिए वीटो का प्रयोग करते हैं और दूसरी बार किसी मुद्दे को रोकने के लिए वीटो का प्रयोग किया जाता है। परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन सुरक्षा परिषद की सहमति के द्वारा महासभा की उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के द्वारा होता है। 1971 में राष्ट्रवादी चीन ताइवान को स्थायी सदस्यता से अलग करके जनवादी चीन को स्थायी सदस्य बना दिया गया था। सुरक्षा परिषद की बैठक वर्ष भर चलती है। सुरक्षा परिषद में किसी भी कार्यवाही के लिए 9 सदस्यों की आवश्यकता होती है, लेकिन किसी भी स्थायी सदस्य का इसमें वीटो इसके विरोध में नहीं होना चाहिए। किसी स्थायी सदस्य की अनुपस्थिति को वीटो नहीं माना जाता। सुरक्षा परिषद निरंतर कार्य करने वाला निकाय है। इसकी बैठक 14 दिन में एक बार होती है और आवश्यकता हो, यदि कोई खतरा दिखाई देता हो शांति और सुरक्षा के लिए, तो अल्प सूचना पर 24 घंटे के अंदर बैठक बुलाई जा सकती है। सुरक्षा परिषद का महत्वपूर्ण कार्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए कार्य करना, सुरक्षा के लिए कार्य करना। यदि कभी सुरक्षा परिषद में ऐसे विषय पर विचार हो जिसमें सुरक्षा परिषद के किसी ऐसे सदस्य राज्य के विशेष हितों पर प्रभाव पड़ता हो जो सुरक्षा परिषद का सदस्य न हो, तब वह राज्य सुरक्षा परिषद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन उसे मतदान में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। मुख्य रूप से देखा जाए तो सुरक्षा और विश्व शांति सुरक्षा परिषद का कार्यक्षेत्र है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सभी राज्योों के लिए बनाई गई सुरक्षा सामूहिक सुरक्षा है, जिसका तात्पर्य है एक के लिए सभी, सभी के लिए एक। सामूहिक सुरक्षा का आशय है एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्यों पर किया गया आक्रमण विश्व की शांति और सुरक्षा पर किया गया आक्रमण है। इसलिए सभी राज्यों का यह दायित्व है कि वे विश्व के आक्रमणकारी राज्य के विरुद्ध कार्य करें। सुरक्षा परिषद द्वारा शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं।
संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी राज्य के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही शांति निर्माण प्रक्रिया हेतु कर सकता है। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव बाध्यकारी होते हैं, इसलिए इसका बहुत अधिक महत्व है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा युद्धरत पक्षों को अलग अलग करके उनके बीच शांति स्थापना करना पीस कीपिंग का मूल उद्देश्य है। इन्हें ब्लू हेलमेट के लोग भी कहा जाता है। शांति सेनाएं हथियारों का प्रयोग नहीं करती, केवल आत्मरक्षा की स्थिति में ही ऐसा किया जाता है। इसका प्रावधान संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर 6 में निहित है। शांति सेनाएं राज्यों की सहमति के बाद ही भेजी जाती है। इस प्रकार सुरक्षा परिषद में जो वीटो की जो बात है, जो 5 जो स्थायी सदस्य हैं उनको जो निषेधाधिकार प्राप्त है। 5 स्थायी सदस्य में से कोई भी एक यदि किसी महत्वपूर्ण निर्णय के विपक्ष में वोट दे देता है तो वह विषय अस्वीकार हो जाता है। इसे ही सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के निषेधाधिकार की शक्ति कहते हैं। इसलिए सुरक्षा परिषद जो है उसमें जो स्थायी सदस्य हैं उनकी एक विशेष और महत्वपूर्ण भूमिका है। कई बार लेकिन यह चिंता भी अभिव्यक्त की जाती है कि वीटो प्रयोग के कारण या आपसी मतभेदों के चलते कई बार महत्वपूर्ण निर्णय भी नहीं अपना स्वरूप ले पाते हैं या नहीं उनको एग्जीक्यूट किया जाता है, जिससे कई बार कुछ मुद्दों पर नुकसान भी होता है। और कई बार राज्य जो है, जो देश हैं, वो अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए भी वीटो का प्रयोग गलत तरीके से करते हैं, जिससे अन्य राष्ट्रों के समक्ष समस्या उत्पन्न हो जाती है। लेकिन 5 महाशक्तियों को इसमें प्रतिनिधित्व जो प्राप्त है उसका अपना एक विशेष महत्व है और महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए इन सभी का सहयोग भी आवश्यक है। तो ये था संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा अंग, जिसे कि सुरक्षा परिषद कहा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के और भी जो अंग है उसमें है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। इसके 54 मेंबर्स हैं। 18 सदस्य प्रति 3 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। इसका मूल कार्य विश्व का सामाजिक और आर्थिक विकास करना है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी एजेंसीज है और कई आयोगों की स्थापना इसके अधीन की गई है। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के द्वारा सामाजिक और आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। विश्व से गरीबी को, भुखमरी को, निरक्षरता को दूर करने के प्रयास, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, कुपोषण की समस्या को दूर करके उत्तम स्वास्थ्य हेतु कार्य करना, लिंग विभेद को दूर करना, जो स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स है, HIV, एड्स, इनका उन्मूलन करना, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना और सतत विकास को बढ़ावा देने जैसे कार्यों के लिए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद निरंतर सक्रिय रहती है। विकास के लिए कार्य करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सदस्य जो 54 सदस्य हैं इसके, उनकी अपनी एक विशेष भूमिका हो जाती है, क्योंकि इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वे निरंतर कार्य करते हैं। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विकसित देशों के द्वारा विकासशील देशों को तकनीकी और आर्थिक सुविधा भी प्रदान की जाती है। विकासशील देशों के अंतर्गत क्षमता के निर्माण का विकास किया जाता है। इस प्रकार से जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है, यह विश्व कल्याणकारी संस्था के रूप में कार्यरत है, जो कि विश्व से निरक्षरता, गरीबी, रोग और अभावों को
दूर करने के लिए प्रयास करता है। 1948 में मानव अधिकारों की घोषणा, 1952 के महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों से संबंधित जो सम्मेलन द्वारा मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति अपार जन जागृति पैदा करने का कार्य इसी अंग द्वारा किया गया है। यह हर प्रकार से लोगों के जीवन में सुधार करने के लिए प्रयास करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अगला अंग है सचिवालय, वह एक प्रशासनिक संस्था है। यह प्रमुख 6 अंगों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय लोक सेवा इसकी अंतर्राष्ट्रीय विशेषता है। इसका कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों का प्रशासनिक प्रबंध करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक प्रधान होता है। वर्तमान में जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटरेश। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद के द्वारा होती है, लेकिन इसके पहले महासचिव का निर्वाचन महासभा में उपस्थित और मतदान देने वाले 2/3 सदस्यों के द्वारा होता है। चार्टर में महासचिव के कार्यकाल का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन महासभा के द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर महासचिव की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए होती है। वे दोबारा भी नियुक्त किए जा सकते हैं। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्था है और शीर्ष बिंदु पर महासचिव हैं। त्रिग्वेली संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। महासचिव की भूमिका सचिवालय के प्रधान के रूप में महत्वपूर्ण है। निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं वे। कूटनीतिक, दुनिया के पहले कूटनीतिक के रूप में इम्पॉर्टेंट है उनका रोल। विश्व से आतंकवाद को समाप्त करना, सतत विकास के लक्ष्य को अर्जित करना, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु महासचिव की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। न केवल सामान्य प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा परिषद के सामने किसी भी मामले को वे ला सकते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए आवश्यक हो। महासचिव का पद अत्यंत गरिमापूर्ण पद है जो न केवल प्रशासनिक कार्य बल्कि राजनीतिक उत्तरदायित्वों को भी पूरा करते हैं। महासचिव के द्वारा प्रस्तुत होने वाले प्रतिवेदन का अपना महत्व है, जिसमें उसका व्यक्तित्व झलकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अगला अंग है वह है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यह एक प्रमुख कानूनी संस्था है जो कानून से संबंधित प्रश्नों पर विचार करती है। राजनीतिक झगड़ों से इसका कोई संबंध नहीं है। ऐसे देश जो इस न्यायालय के सदस्य हों, यदि किसी मामले को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना चाहे तो वे कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वैधानिक विवाद राज्यों के मध्य जो होते हैं उनके समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के शहर हेग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। इसका संविधान 70 अनुच्छेदों में है, जिसमें न्यायालय के अधिकार, अधिकार क्षेत्र, कार्य संचालन नियम इत्यादि बिंदुओं का उल्लेख है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय परामर्शकारी माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय को बाध्यकारी रूप में लागू करने की शक्ति सुरक्षा परिषद के पास है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद भी सुलझाए जाते हैं, जैसे सीमा विवाद, जल विवाद इत्यादि। इसे स्वैच्छिक अधिकारिता कहा जाता है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न एजेंसियां भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से विवाद के मुद्दों पर परामर्श ले सकती है, जिसे परामर्शकारी अधिकारिता कहा जाता है।
न्यायालय की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। न्यायालय में किसी एक राज्य के एक से अधिक नागरिक एक साथ न्यायाधीश नहीं हो सकते। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्षों का है। यद्यपि बाध्यकारी शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा अनेक अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान किया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 6th ऑर्गन है वह है न्यास परिषद, जिसे कि ट्रस्टी काउंसिल के नाम से जाना जाता है। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को पूरी तरह समाप्त करने के लिए न्यास परिषद का गठन किया गया था। चार्टर के अनुच्छेद 75 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र अपने अधिकार क्षेत्र में न्यास प्रदेशों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था स्थापित करेगा जो समझौतों द्वारा संपादित होगी। लेकिन वर्तमान समय में राजनीतिक एवं सामाजिक किसी भी रूप में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद विद्यमान नहीं है, इसलिए धीरे धीरे न्यास परिषद की भूमिका लगभग समाप्त हो रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो राज्य अपना प्रशासन करने में सक्षम नहीं थे, उन पर प्रशासन के लिए न्यास परिषद की स्थापना की गई। जैसे फिलिस्तीन का प्रशासन न्यास परिषद के अंतर्गत था, लेकिन वर्तमान में न्यास परिषद का कार्य लगभग समाप्त हो चुका है, क्योंकि अब प्रत्येक राज्य अपना शासन स्वयं संचालित कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्र संघ की मैंडेट व्यवस्था के स्थान पर न्यास पद्धति को ग्रहण किया था। न्यास समिति का निर्माण किया था। जो न्यास पद्धति के उद्देश्य थे उनमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा भी शामिल था, और मानवीय अधिकारों की स्वतंत्रता की सुरक्षा करना, सामाजिक, आर्थिक और अन्य मामलों में जो सदस्य हैं उनमें आपस में समानता के व्यवहार को स्थापित करना था। न्यास परिषद की जो भूमिका है उसमें कमी आई है, लेकिन न्यास परिषद को अपने उद्देश्यों में सफलता भी प्राप्त हुई है। परिषद की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि अधिकांश न्यास प्रदेश जो थे वो 15-20 वर्षों की अल्प अवधि में ही स्वतंत्र हो गए थे। बहुत ही विस्तृत इसका क्षेत्र रहा है, और न्यास व्यवस्था, जो मैंडेट व्यवस्था थी, जो कार्य किए गए न्यास परिषद द्वारा, उनका अपना एक महत्व रहा है। तो बच्चों, ये तो थे संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग, जिनकी आपको एक जानकारी दे दी गई है, और जो आपको टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं उससे अवेलेबल आपको जो डिटेल में उनसे जो रिलेटेड मटेरियल है वो भी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ई कंटेंट के रूप में आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो विद्यार्थियों, मैं जहाँ तक समझती हूँ आप समझ गए होंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मूल उद्देश्य है वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कार्यवाही भी की है, सदैव कार्य किया है, और जो विभिन्न अंग हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहे हैं। सक्रिय रहकर उन्होंने कार्य किया है। तो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति का स्थापना करना और विश्व शांति की स्थापना के लिए समय समय पर यूएनओ द्वारा सेनाएं भेजी गई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा तैनात शांति सेनाओं के माध्यम से पर्यवेक्षकों के द्वारा दुनिया में जान माल की हानि को निश्चित ही तौर पर कम किया गया। परमाणु अप्रसार के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ लगातार क्रियारत है। ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के द्वारा
की गई वह उल्लेखनीय भूमिका है। विश्व में उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद के औपचारिक अंत में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका उल्लेखनीय रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एजेंसीज है वे गरीबी, निरक्षरता, भूखमरी दूर करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास सबसे बड़ा इसका उदाहरण है विकास के प्रति सजग रहने का। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दुनिया में मानवाधिकारों की रक्षा की जा रही है। पर्यावरण की रक्षा, सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका उल्लेखनीय है। जो रियो सम्मेलन जो आयोजित किया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में राज्यों द्वारा स्वैच्छिक आर्थिक अनुदान दिया गया। प्रत्येक देश की देय क्षमता सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर योगदान निश्चित होता है। संयुक्त राष्ट्र का जो राज्यों का अंशदान है उस पर संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट निर्धारित होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने ईरान, यूनान, स्पेन, कोरिया, स्वेज संकट, कश्मीर, अरब इजराइल, कांगो, वियतनाम, नाइजीरिया, अफगानिस्तान में सोवियत संघ की सेनाओं को हटाया जाना, ईरान इराक युद्ध विराम, नामीबिया की स्वतंत्रता, यूगोस्लाविया, सोमालिया, पूर्वी तिमोर, कंबोडिया, बोस्निया, अनेक मामलों पर कार्यवाही करके शांति की स्थापना करने में पीस कीपिंग जो रोल है यूएनओ का इम्पॉर्टेंट हुआ है। और कई क्षेत्रों में विश्व के कोने कोने में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा शांति की स्थापना के लिए विभिन्न राष्ट्रों की सुरक्षा बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ आलोचनाएं भी की जाती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया के शक्तिशाली राज्यों के हितों को पूरा करने का एक उपकरण बनकर रह गया है, या यूँ कहें कि वित्तीय योगदान के लिए महाशक्तियों पर निर्भर है, इसलिए उनके हितों में कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पास वित्त का अभाव है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति के बिना 2003 में इराक पर आक्रमण कर दिया था। निशस्त्रीकरण और पर्यावरण की वार्ताओं में भी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो योगदान है वह उतना नहीं हो पाया जितना कि आशा की गई थी। और अभी भी शक्तिशाली राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंग है सुरक्षा परिषद, उसमें परिवर्तन के विरोधी हैं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कमियां रही है, जो आलोचनाएं की जाती है, उसका कारण इसकी अक्षमता नहीं है, बल्कि महाशक्तियों द्वारा उसको वित्तीय सहायता पर्याप्त रूप में प्रदान न करना और ऐसे में उसकी स्थिति कमजोर बनना है। लेकिन वर्तमान समय में वैश्विक तौर पर उभरती हुई जो समस्याएं हैं, जैसे वैश्विक आतंकवाद, साइबर क्राइम, नशीली वस्तुओं का अवैध व्यापार, एड्स, मलेरिया और अभी जो विश्व महामारी कोरोना वायरस जो महामारी का सामना कर रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो भूमिका है बहुत ही उल्लेखनीय है, इस समय बहुत ही प्रासंगिक हो जाती है स्वास्थ्य को मजबूत करना विश्व स्तर पर। तो ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में उसका अस्तित्व बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि वर्तमान विश्व की समस्याएं जो है वे सार्वभौमिक प्रकृति की है, जिनका समाधान कोई भी राज्य अकेले नहीं कर सकता। पर्यावरण की जो समस्या है, वैश्विक आतंकवाद, नशीली दवाओं का व्यापार, ये जो समस्याएं हैं इनके समाधान के लिए सार्वभौमिक सहयोग का होना आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा मंच है जहां विश्व के प्रत्येक राज्य को इकट्ठा होने का अवसर प्राप्त होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ यह बताता है कि दुनिया में शांति और सहयोग की आवश्यकता है और कमियों के बावजूद भी, क्योंकि विश्व स्तर पर समस्याओं का समाधान में कुछ कमियां निश्चित तौर पर स्वाभाविक रूप से कुछ उपस्थित हो जाती हैं, लेकिन फिर भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने शांति स्थापना के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान, उल्लेखनीय योगदान पूरे विश्व में दिया है। और कहीं कुछ मुद्दों पर यदि वह विफल भी रहा है तो
महाशक्तियों का जो हस्तक्षेप है, जो निषेधाधिकार का प्रयोग है, वह कई बार कारण बना है और इसीलिए इसमें कुछ सुधारों की भी बात की जाती है। विकासशील देशों के लिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व है, वह निर्विवाद रूप से उसके महत्व को उल्लेखित करता है। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ को शक्तिशाली बनाने के लिए सुझाव भी दिए गए हैं समय समय पर कि जो वीटो व्यवस्था है उसमें संशोधन होना चाहिए, जो एजेंसीज है, जो अंग हैं, उनको मजबूत बनाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, घरेलू क्षेत्राधिकार का उचित निर्धारण होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वह अनिवार्य होना चाहिए, महासभा में आनुपातिक प्रतिनिधित्व, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता जो है वो महासभा प्रदान करे, सुरक्षा परिषद को सामाजिक कार्य दिए जाएं, निश्चित अवधि में सुरक्षा परिषद की बैठक हो, आय के जो बजट है उसके कुछ विश्वसनीय स्रोत हों, ऐसे सुझाव दिए गए हैं जिन पर समय समय पर बातचीत भी की गई है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भूमिका में समय के साथ परिवर्तन आया है, लेकिन निसंदेह तौर पर यह बिल्कुल सत्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय न्याय, अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण रूप से कार्य किए हैं और जो उपलब्धियां हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की वे बहुत ही उल्लेखनीय है। नई चुनौतियां आई समय के साथ, विश्व राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन हुआ, लेकिन विश्व शांति और सुरक्षा के लिए निश्चित तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व राजनीति के बदलते स्वरूप के साथ कदम से कदम मिलाया, चुनौतियों का सामना किया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भावना को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।